आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर को समझाइए और सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात टकराने वाले, देखिए यहाँ पे होगा कणों, है ना, कणों के वेगों के व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है, और टक्कर की विशेष अवस्थाओं का भी हमें बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और इसमें हमें क्या समझाना, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ, ठीक है। सबसे पहले हम प्रत्यास्थ टक्कर समझते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है। प्रत्यास्थ टक्कर वह टक्कर होता है जिसमें क्या होता है, टक्कर के बाद कणों का संवेग और गति जो दोनों संरक्षित हो, ठीक है। तो इस टक्कर को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। तो हम दिखते हैं कि वे टक्कर जिसमें निकाय का संवेग और गति जो दोनों संरक्षित हो, ठीक है। वे टक्कर जिसमें निकाय का संवेग व गति जो दोनों संरक्षित हो, ठीक है, जिसमें निकाय का संवेग व गति ऊर्जा दोनों संरक्षित हो, ठीक है दोस्तों। अभी हम परिभाषा लिख रहे हैं, बाद में इसको समझेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। संवेग और गतिज ऊर्जा क्या हो दोस्तों, दोनों संरक्षित हो, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट बोलते हैं, ठीक है, संरक्षित हो, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अप्रत्यास्थ संघट्ट। ये क्या होता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट वह संघट्ट होता है दोस्तों जिसमें क्या होता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट, ठीक है। इस टक्कर में दोस्तों क्या होता है, संवेग संरक्षित होता है लेकिन गति ऊर्जा संरक्षित नहीं होती, ठीक है। ऐसे टक्कर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं, ठीक है, अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। अप्रत्यास्थ टक्कर वे टक्कर जिसमें क्या होते हैं, वे टक्कर जिसमें निकाय का, जिसमें क्या होता है दोस्तों, निकाय का संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ठीक है। निकाय का संवेग क्या होता है दोस्तों, संरक्षित रहता है लेकिन गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, संरक्षित नहीं रहती, ठीक है। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ठीक है दोस्तों, संरक्षित नहीं रहती है। ऐसे टक्कर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। और गतिज ऊर्जा क्यों संरक्षित नहीं रहती दोस्तों, होता क्या है कि टक्कर के बाद क्या होता है दोस्तों, अगर पिंड चिपक जाते हैं, ठीक है, टक्कर के बाद क्या होता है दोस्तों, अगर ये दो पिंड है तो ये क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, पिंड ए और बी, ठीक है। चिपकने के बाद क्या होता है, जो ऊर्जा होती है दोस्तों, जो प्रारंभ में इसकी जो गति ऊर्जा थी, जैसे हम पिंड ए देख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरा पिंड हम बी देख रहे हैं, ठीक है। पिंड और ए और बी क्या होते हैं दोस्तों, आपस में चिपक जाते हैं, भी वेग से गति करने लगते हैं टक्कर के बाद, ठीक है। अब होता क्या दोस्तों, पिंड चिपकते समय इसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो क्या होता है, कुछ ऊर्जा विकृति उत्पन्न करने में चली जाती है, ठीक है दोस्तों। कुछ ऊर्जा क्या होती है, देखिए अगर इसका ताप देखते हैं कि अब टक्कर के बाद क्या होता है, चिंगारी वगैरह निकलती है, कई बार हमने देखा है, कई बार देखा टक्कर के बाद ये गर्म हो जाता है पिंड, तो क्या होता है, कुछ ऊर्जा उष्मा में चली जाती है। और कई बार टक्कर होने पे हमें क्या होता है दोस्तों, ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, तो कुछ ऊर्जा ध्वनि में भी चली जाती है। इस प्रकार क्या होता है, ऊर्जा संरक्षित नहीं रह पाती, ठीक है, लेकिन संवेग संरक्षित रहता है। इसको भी समझते हैं संवेग संरक्षित क्यों रहता है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं और हमें अगला टॉपिक क्या था इसका, कि हमें समझाना था कि टक्कर के पश्चात टकराने वाले कणों के वेग का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। उसके साथ हम समझाते हैं दोस्तों संवेग कैसे संरक्षित होता है। तो अगर हम देखें कि एक हमारा पिंड है ए और दूसरा पिंड है दोस्तों बी, ठीक है, दूसरा पिंड क्या है, बी। पिंड ए का वेग हम प्रारंभ में u1 मानते हैं और पिंड बी का वेग हम u2 मानते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं दोस्तों, अगर हम देखें कि u1 का वेग क्या हो दोस्तों, ज्यादा है u2 से, ठीक है, तो क्या होता है कि टक्कर करता है, और टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों, और टक्कर हम कैसा देख रहे हैं दोस्तों, टक्कर हम देख रहे हैं कि ये टक्कर एक ही सरल रेखा में हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि टकराने के बाद क्या होता है, ये हमारा पिंड ए है दोस्तों और ये हमारा पिंड बी है, ठीक है, पिंड ए है, ये बी है। टकराने के बाद पिंड ए का वेग मानते हैं कितना हो जाता है दोस्तों, v1 हो जाता है, और पिंड बी का वेग कितना हो जाता है, v2 हो जाता है, ठीक है। यह टक्कर होने के बाद होता है, ठीक है। ये टक्कर हम प्रत्यास्थ टक्कर देख रहे हैं, ठीक है। कैसा टक्कर हो रहा है दोस्तों, प्रत्यास्थ टक्कर हो रहा है, ठीक है।
प्रत्यास्थ टक्कर। अब दोस्तों क्या होता है कि हमने देखा था संवेग संरक्षित होता है दोनों टक्कर में, प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, ठीक है। ऐसा क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रारंभ में पिंड के पास सिर्फ वेग होता है, ठीक है। अब इस वेग या गति के कारण गति ऊर्जा इसमें उत्पन्न हो जाती है, हम जानते हैं। लेकिन इस पिंड पे क्या कोई बाह्य कार्य करता है दोस्तों? टक्कर के पहले और टक्कर के बाद कोई बाह्य कार्य नहीं कर रहा होता है पिंड पे, ठीक है। इस कारण से अब देखिए टक्कर को अगर मैंने एक बार गति दे दी तो गति के कारण इसमें क्या हुआ, आपस में टक्कर हुआ, लेकिन इस पर कोई बाह्य कार्य नहीं कर रहा, ठीक है। बाहर से कोई भी बल इस पर कार्य नहीं करता है, जिस कारण से हम क्या देखते हैं दोस्तों, इसका संवेग संरक्षित होता है, ठीक है। दोनों ही स्थिति में, चाहे टक्कर प्रत्यास्थ हो या प्रत्यास्थ हो, संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है, ठीक है। संवेग संरक्षित होता है, ठीक है। संवेग संरक्षित होता है। अगर संवेग संरक्षित है तो हम क्या क्या देखते हैं दोस्तों कि प्रारंभ में जो संवेग था बाद में वही संवेग, और संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है दोस्तों, संवेग यही तो होता है। तो यहां से हम लिखेंगे प्रारंभ का संवेग कितना हो जाएगा, इसको हम द्रव्यमान ma माने तो द्रव्यमान ma, या फिर हम इसको m1 m2 लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको मानते हैं पहला पिंड है, दूसरा पिंड है, ये इसको लिखेंगे m1 द्रव्यमान का पिंड, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, वेग u1 है, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, m2 द्रव्यमान का पिंड, वेग u2, ठीक है। और टक्कर के बाद क्या होता है, ये देखिए जो कुल संवेग है इनका टक्कर के बाद भी कुल संवेग के बराबर ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m1 v1 प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों, m2 v2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा संवेग संरक्षित रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा संवेग संरक्षण, और साथ ही साथ क्या देखा हमने दोस्तों, साथ ही साथ हमने देखा कि गति ऊर्जा भी क्या होती, संरक्षित होती है, क्योंकि प्रारंभ में जितनी गति ऊर्जा थी, अगर टक्कर प्रत्यास्थ है तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का हानि नहीं होता है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रारंभ में जो गति ऊर्जा थी बाद में गति ऊर्जा वही रहती है, ठीक है। तो गति ऊर्जा क्या है, संरक्षित है, ठीक है दोस्तों। गति ऊर्जा संरक्षित है, गति ऊर्जा क्या है दोस्तों, संरक्षित है। अच्छा, गति ऊर्जा संरक्षित है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं प्रारंभ में जो गति ऊर्जा थी बाद में वही हो जाएगी। तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बाद में टक्कर के बाद क्या गति ऊर्जा हो आ रही है इनकी, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यह क्या होती है, संरक्षित होती है, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं दोस्तों, यहां से हम देखते हैं कि यदि हम ऐसा करें कि इनको अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, हमने देखा होगा कि क्या हमें एक इक्वेशन मिलती है। वो इक्वेशन क्या होती है कि ये दोनों पास आने का अपेक्षिक वेग और दूर जाने का, या फिर ऐसा बोल सकते हो पास आने का सापेक्ष वेग क्या होता है, दूर जाने के सापेक्ष वेग के बराबर होता है। मतलब पास आने का सापेक्ष वेग मतलब u1 वेग ज्यादा है माइनस u2 वेग, ठीक है। इस वेग से क्या आते हैं, पास में आ रहे होते हैं, ठीक है। और दूर जाने का सापेक्ष वेग हम जानते हैं v2 का वेग ज्यादा होता है v1 से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, v2 माइनस v1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 1, 2 और यह समीकरण 3 प्राप्त हो गया, ठीक है। अच्छा, और हम क्या करते हैं, अगर हम समीकरण 1 से क्या लिखते हैं, अब समीकरण 1 से हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए इस वाले क्वेश्चंस के लिए ये क्वेश्चंस हमें अगर याद है तो हमारे लिए बेहतर होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो हमें पता है कि पास आने का ये क्या लिखा मैंने, सापेक्ष वेग, और यह दूर जाने का सापेक्ष वेग है, ठीक है। अब समीकरण 1 से हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यदि m1 वाली वैल्यू को एक साथ लिखे तो हम लिखेंगे कि m1 u1 माइनस क्या हो जाएगा m1 v1, और m2 को उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। m1 और m2 को हम क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन करते हैं, तो m1 बराबर क्या लिखा जाएगा, u1 माइनस v1, और इधर क्या लिखा जाएगा, m2 को v2 माइनस u2, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हमने यह देखा, इसको हम समीकरण 4 मानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा करते हैं कि यदि हम क्या करें, देखिए यदि हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है एक बार देखिए क्वेश्चंस, कणों के वेग, मतलब कणों का वेग टक्कर के बाद कौन सा v1 और v2 निकालना है, ठीक है। हमें निकालना है v1 v2। इस इक्वेशन पे अगर देखें, समीकरण चौथे के इक्वेशन में देखें तो u1 u2 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इनमें से कोई एक निकालना दोस्तों, या तो हम v1 निकालते हैं या तो हम क्या निकालते हैं, v2 निकालते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम v1 निकालते हैं, तो इस समीकरण 3 से v2 का मान किस में रख देते हैं दोस्तों, समीकरण 4 में रख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे v2 बराबर क्या है दोस्तों, v2 बराबर हो जाएगा हमारा u1 माइनस u2,
देखिए इधर जाएगा तो प्लस v1 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 3 से मैंने देखा ये, ठीक है। तो यहाँ से हम रखेंगे वैल्यू को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा m1 u1 माइनस v1 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा m2, और इधर क्या है देखिए v2 के बराबर, v2 के स्थान में क्या रखेंगे, u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है दोस्तों, माइनस u2। तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए हमें मिलने वाला है यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि पहले तो हम इनका क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो m1 u1 माइनस क्या हो जाएगा, m1 v1 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस क्या हो जाएगा, m2 u2 दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऐसा हमें निकालना है v1 है, तो v1 टर्म्स को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम v1 को एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होने वाला दोस्तों, हमें प्राप्त होने वाला देखो m1 u1 और क्या प्राप्त होने वाला दोस्तों, m2 u1, ठीक है। इसको भी हम इधर ले गए, ठीक है। और क्या बच रहा है, अब बच रहा है ये वाला टर्म्स, ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा हमारा m2 u2, ये वाला भी आएगा इधर, तो ये क्या जाएगा m2, ये वाला ला रहे हैं, ठीक है, तो m2 u2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है दोस्तों, ये वैल्यू तो हो गई, ठीक है। और साथ में क्या बच रहा है, 1 2 3 1 4, ठीक है। और इधर क्या बच रहा है दोस्तों, हमने क्या किया अभी, m1 u1 किया और साथ में इसको लाया, ठीक है। पहले हम इन दोनों को, ये इधर ही था, इसको इधर ले गए, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे दोस्तों तो माइनस में हो जाएगा ना, m2 u1 देखिए माइनस में हो जाएगा, इसको हम रखते हैं माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में m2 u1, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया था उसके बाद, ये वाली वैल्यू किधर ले गए, तो m2 u2 ले गए और क्या ले गए, m2, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, दो गुना हो जा रही है, ठीक है। क्या हो जा रही है, मतलब दोनों जाके जुड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब क्या करते हैं देखिए, इसके बाद कौन सी वैल्यू, ये दो वैल्यू बच रही हैं, इनको एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो इधर हो जाएगा हमारा, देखिए इधर क्या बचता है m2 v1 और इस वाले को उस साइड ले जाते हैं तो प्लस का m1 v1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम इसको लिखते हैं, यहाँ से हम इसको लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, यदि हम क्या करें u1 को एक साथ कर ले दोस्तों, ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस इधर क्या हो जाएगा, u2 को अलग कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त, देखिए तो जुड़ जाने वाला है, ठीक है। तो 2m2 u2, ठीक है। और इधर क्या प्राप्त हो जाएगा, v1 को एक साथ कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से हमें v1 प्राप्त होने वाला दोस्तों, ठीक है। यहाँ से जो हमें निकालना था वह प्राप्त हो जाएगा, v1 बराबर क्या हो जाएगा, v1 बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए क्या बच रहा है m1 माइनस m2, ठीक है। अब दोस्तों इस चीज़ का हम भाग करते हैं, ठीक है, जो वैल्यू है हमारी भाग करने पे m1 प्लस m2 का डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, u1 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार प्लस क्या हो जाएगा 2m2 u2 अपन क्या हो जाने वाला है m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा मान आ चुका है, ठीक है, वेग v1 हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब हम इसी प्रकार क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 3 से, ठीक है, क्या करने वाले हैं, अब इस बार हमने क्या रखा था, यहाँ पे हमें निकालना था v1 तो हमने किसका मान रखा था, v2 का। अब इस बार हम क्या रख रहे हैं दोस्तों, v2 निकालना है, हमें क्या निकालना है, v2 निकालना है। तो v1 रखेंगे, v1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए समीकरण 3 से, ठीक है दोस्तों। v1 बराबर क्या हो जाएगा, v1 इधर लाएंगे बाकी दोनों वैल्यू इधर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा v2 और ये माइनस u1 प्लस u2, v2 माइनस u1 प्लस u2, ठीक है। यही प्राप्त हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, v2 इधर जाएगा तो v1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएंगी पूरी तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है, माइनस u1 प्लस u2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम समीकरण किस में रख देते हैं दोस्तों, 4 में रख देते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हमने अभी रखा है समीकरण 4 में उसी प्रकार हम रखते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है दोस्तों हम डायरेक्ट करते हैं, आप इसको कर लेना, बहुत ईजी होगा। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू प्राप्त हो रही है v2 की, वो क्या प्राप्त हो जाएगी, 2, देखिए ये हमें समझ लेना, बिल्कुल रट जाना चाहिए था, बहुत सिंपल है ये, 2m1 प्लस m2, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों u1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस देखिए u2 यहाँ पे दोनों साइड बना रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पर माइनस होता है इस बार, ठीक है।
इस बार हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस प्राप्त हो जाएगा इसमें। और क्या प्राप्त होने वाला है, हमें प्राप्त होने वाला है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मतलब हमें दोनों बार u1 और u2 तो समान लिखेंगे हम, ठीक है, और एक बार प्लस एक बार माइनस प्राप्त होने वाला, ठीक है, v2 पे। और जो ये वाली वैल्यू थी u1 के साथ m1 माइनस m2 प्राप्त होता है और u2 के साथ m2 प्राप्त होता है। इस प्रकार v2 वाले में क्या देखते हैं कि u1 के साथ m1 प्राप्त हो जा रहा है और इसमें माइनस m1 माइनस m2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये फार्मूला हमें याद भी हो जाता है। ठीक है, इसको ट्रिक से हम याद कर सकते हैं दोस्तों, वैसे अगर याद करने चलेंगे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो अब अच्छा, अब हम बात करते हैं विशेष स्थिति की। ठीक है, इसके अगला भाग क्या है, विशेष स्थिति। ठीक है दोस्तों, विशेष स्थिति के बारे में बात करें तो हम क्या देखते हैं, यदि हम ऐसा करें दोस्तों कि m1 और m2 द्रव्यमान जो है वो आपस में बराबर हो, ठीक है, और उनका द्रव्यमान हम मानते m है, तो v1 वेग क्या होने वाला है, जो v1 वेग है दोस्तों इसमें हम रखते हैं, देखो अगर हम m सब समान रखते हैं दोस्तों तो यह m से m कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि m माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यह पूरा भाग तो जीरो हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं दोस्तों तो ये m हो जाएगा और नीचे m 2m हो जाएगा। ठीक है, 2m से 2m कैंसिल हो जाने वाला है, तो क्या प्राप्त होने वाला दोस्तों, u2 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, और इसी प्रकार हम v2 के लिए देखते हैं, तो v2 के लिए क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे m रखेंगे, यहाँ पे m 2m हो जाएगा और ये भी 2m कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा तो u1 बचेगा। ठीक है, इधर हम देखते हैं यह माइनस होने के बाद क्या होने वाला दोस्तों, देखिए m माइनस m जीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होने वाला, u1 प्राप्त होने वाला। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर दोनों के द्रव्यमान पिंड के समान है ना, तो क्या होने वाला है, जो पिंड का, जो पहले पिंड का टक्कर के बाद वेग प्राप्त होने वाला है, वो क्या होता है, टक्कर के पहले दूसरे पिंड के वेग के बराबर हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं टक्कर के बाद जो दूसरे पिंड का वेग है, ठीक है, वो पहले पिंड के टक्कर के पूर्व पहले पिंड के वेग के बराबर होता है। इसका मतलब वेग क्या होते हैं, अगर समान द्रव्यमान के हैं तो आपस में क्या होते हैं दोस्तों, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यह हमने देखा। दूसरी स्थिति हमने क्या देखी, दूसरी स्थिति हमने देखी कि यदि m1 द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो m2 से, ठीक है, बहुत ज्यादा का मतलब एक उदाहरण से भी इसे समझ सकते हैं कि कैसा हो, कैसी स्थिति हम ले रहे हैं, हम ऐसी स्थिति ले रहे हैं, अगर यदि हम क्या करें कि यदि हम ऐसी स्थिति लें दोस्तों कि कोई ऐसा वस्तु लेते हैं जो बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, जैसे एक ट्रक की बात करें, ठीक है, ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है साइकिल वाले के कंपेयर में। ठीक है, क्या दोस्तों, जो साइकिल वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि ये साइकिल वाले क्या होते हैं कि ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है m1, ये साइकिल वालों का द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, बहुत कम होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर ट्रक एक साइकिल वाले को टक्कर मारे तो क्या होता है, इसको समझते हैं। ठीक है, क्या होने वाला है, तो इधर हम देखते हैं कि v1 वेग निकालते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। अब v1 में क्या होता है दोस्तों, m1 द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब कोई द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो दोस्तों ना, तो अगर हम उसमें छोटा द्रव्यमान घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि द्रव्यमान हमने क्या देखा कि 10,000 किलोग्राम है, ठीक है दोस्तों, 10,000 किलोग्राम है, यदि इसमें से हम साइकिल का द्रव्यमान लगभग हम बात करते हैं दोस्तों 30 किलोग्राम, ठीक है, 30 किलोग्राम का द्रव्यमान घटाने पर ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, इसको लगभग हम 10,000 ही मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे भी ज़्यादा द्रव्यमान हो सकता है ये, ठीक है, तो इसको लगभग हम 10,000 ही द्रव्यमान मानते हैं। ठीक है, तो इसमें घटाने में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है, और जोड़ने में भी ज़्यादा फर्क नहीं आता, इसलिए हम इसको समान द्रव्यमान मानते हैं। ठीक है, तो मतलब इसको भी हम लगभग लगभग एक ही द्रव्यमान m1 मानेंगे, इसको भी m1 मानेंगे। m1 से m1 कैंसिल होने के बाद क्या बचने वाला, u1 बचने वाला। ठीक है, इधर हम क्या करते हैं दोस्तों, इधर हम करते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि कोई द्रव्यमान है, जैसे दोस्तों मैंने कहा कि कोई द्रव्यमान जोड़ते हैं, बहुत बड़ी द्रव्यमान में एक छोटा द्रव्यमान जोड़े तो हम उसको लगभग छोटे द्रव्यमान को नगण्य मानते हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं सिर्फ बड़े द्रव्यमान में प्राप्त होने वाला। ठीक है, अब जब हम किसी बड़े द्रव्यमान को भाग देते हैं ना दोस्तों, तो ये वैल्यू लगभग जीरो के बराबर होती है। मतलब अगर हमने 10,000 का भाग दिया ना दोस्तों, तो ये लगभग जीरो के बराबर होगी दोस्तों, कितने, लगभग जीरो के बराबर होगी, इसलिए पूरा टर्म जीरो मानते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होने वाला, सिर्फ u1 प्राप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, u1 प्राप्त हो गया। और v2 की बात करते हैं तो v2 हमें क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, v2 हमें प्राप्त हो रहा है, अब देखो m1 द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए छोटा द्रव्यमान जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम सिर्फ उसको m1 द्रव्यमान ही मानते हैं। m1 से m1 द्रव्यमान कैंसिल हो जाएगा, 2u1 बचेगा। ठीक है, इधर, और इधर क्या बचता है, देखिए इधर बचता है, देखिए इसमें क्या छोटा द्रव्यमान घटाने फर्क नहीं पड़ रहा, तो m1 द्रव्यमान आता है। ठीक है, इधर क्या होता है दोस्तों,
ये छोटा द्रव्यमान जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम क्या मानते हैं, m1 द्रव्यमान। m1 द्रव्यमान से m1 द्रव्यमान क्या हो जाता है दोस्तों, कैंसल हो जाता है, ठीक है। और यह जो द्रव्यमान है, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, द्रव्यमान तो हमें क्या हो जाता है, कैंसल प्राप्त हो जाता है, ठीक, कैंसल हो जाता है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या प्राप्त होता है दोस्तों, U2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, हमें प्राप्त हो रहा है 2U1। देखिए यहाँ से हमने क्या प्राप्त हुआ था, 2U1 माइनस U2, ठीक है, 2U1 माइनस U2 प्राप्त हो गया, ठीक है। अच्छा, हम क्या देखते हैं दोस्तों, जो टक्कर कर रहा है, जैसे अगर हम बात करें, एक ट्रक वाला साइकिल वाले को टक्कर मारता है, ठीक है, तो ट्रक का वेग ज्यादा रहा होगा साइकिल वाले से, तभी तो जाके आगे टक्कर मारेगा ना दोस्तों। जब इसका द्रव्यमान ज्यादा, इसका वेग ज्यादा रहा होगा प्रारंभ में U1 और इसका वेग U2 था, ठीक है। अगर U1 वेग ज्यादा होगा, ठीक है, U2 से, तभी तो टक्कर मानेगा। तो हम मानते हैं कि इसका वेग कम रहा होगा, तो इसके वेग को हम क्या मानते हैं, नगण्य मान लेते हैं, इसको वेग को भी हम नहीं मानते। एक हमें देखिए, जो अभी हम बता रहे हैं ना, एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, ठीक है, जनरल कंडीशन बता रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। इस कारण से हम क्या मानते हैं, छोटी चीजों को निगलेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब नगण्य मान रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या देखा कि जब एक ट्रक वाला एक साइकिल वाले को टक्कर मारता है ना दोस्तों, तो टक्कर के बाद देखिए V1 किसका वेग है, ट्रक वाले का वेग है, वही रहता है, ठीक है, उसके वेग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है साइकिल से टकराने पे, ठीक है। लेकिन जो साइकिल का वेग होता है ना दोस्तों, वह उसी दिशा में क्या होता है, 2 गुने से ज्यादा हो जाता है। मतलब जो ट्रक का वेग था ना दोस्तों, वो ट्रक के वेग के 2 गुना के बराबर हो जाता है। मतलब एक ट्रक वाला अगर साइकिल वाले को टक्कर मारे दोस्तों, तो ट्रक के वेग में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने देखा। लेकिन जो साइकिल का वेग है दोस्तों, वह ट्रक के वेग से 2 गुना हो जाता है, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।